वन नेशन वन इलेक्शन ये उन देशों में ठीक रहता है जहां पर आबादी कम हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का अगर बिल पेश हो रहा है तो ये चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती होगी, सरकार के लिए भी चुनौती होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, सदन में एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो पारित हुआ। इस बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत सी चर्चाएं हैं। क्या सभी पार्टियां इस बिल के साथ सहमत हो पाएंगी? क्या ये बिल हमारे देश के लिए सही होगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार राजेंद्र जी। डॉक्टर साहब, सदन में एक देश एक चुनाव का बिल पारित हुआ। आपको क्या लगता है कि ये बिल जो है ये देश के हित में होगा? क्या ये सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगा हमारे देश में? क्या कहते हैं आप? देखिए, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जी, ये बिल आई थिंक सोमवार को पारित होगा, जो डिस्कशन होगा, पेश होगा। हाँ जी। तो इसके पीछे अगर हम देखेंगे ना, एक बिल एक नेशन में अगर हम देखेंगे, एक चुनाव एक नेशन में, तो अगर इसके अंदर कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है जी, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बिल क्या है, इससे डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान का चुनाव आयोग इस तरह का जो इलेक्शन कराने के लिए सक्षम है, ये देखना पड़ेगा जी। फिर ये देखना पड़ेगा क्या उसके पास इतना स्टाफ है। बहुत सी चुनौतियां होंगी जिसके ऊपर फिर देखना पड़ेगा कि जो सभी राजनीतिक दल हैं क्या इससे सहमत हो पाएंगे। फिर ये देखना पड़ेगा कि जहां पर सरकारें हैं, क्या अगर ये बिल पास होगा तो अगर कोई उपचुनाव होता है उस स्थिति के अंदर उस प्रदेश की क्या स्थिति होगी जी। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन ये उन देशों में ठीक रहता है जहां पर आबादी कम हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का अगर बिल पेश हो रहा है तो ये चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती होगी, सरकार के लिए भी चुनौती होगी। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे लोकसभा की या विधानसभा की, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का। लेकिन बीच में कई बार क्या होता है कि लोकसभा भंग कर दी जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उस समय ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर आप इसके फायदे देखते हैं पहले, फिर हमको डिमेरिट्स आपको बताऊंगा मैं। फायदे है कि एक ही टाइम पे चुनाव हो जाएगा। दूसरा कि जो खर्च होता है चुनावों पर वो कम होगा। तीसरा है कि जो सामग्री होती है वो कम लगेगी। चौथा कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब ये तो इनके फायदे। अब इनकी सबसे बड़ी जो डिमेरिट्स है वो ये है कि अगर मान लो कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, साथ में विधानसभा का भी। अब ये इतने स्टेट हैं हिंदुस्तान में, कुछ जगह पर ऐसी है कि लोकसभा के साथ चुनाव हो गए, वो तो एग्री कर देंगे, जैसे महाराष्ट्र का हुआ, हरियाणा का हुआ, चलो साथ में करा लो। लेकिन जिस जगह पर 2-2 साल के टाइम पड़ा विधानसभा में, वहां पर कैसे मैनेज किया जाएगा? विधानसभा में बहुत लंबा डिस्टेंस, चलो ये भी हम कहते हैं जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जहां पर हिमाचल है, कांग्रेस है, अच्छा उसके बाद बहुत स्टेट है, कर्नाटका, तो अपना वेस्ट बंगाल, क्या वो मान जाएंगे? क्या वो वक्त से पहले भंग करेंगे? ये चुनौतियां हैं। वो सबसे बात है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल पेश हो रहा है तो सरकार सभी पॉलिटिकल पार्टी को उससे पहले एक बैठक करनी चाहिए, फिर सबकी राय जाननी चाहिए, उसके बाद उसको लोकसभा के अंदर लेके जाना चाहिए। सबको एक मंच पर आना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि एक मंच पर आना बहुत मुश्किल। सरकार अपने बहुमत के आंकड़े के हिसाब से देखिए वो बिल पास करा लेगी, लेकिन सभी की सहमति होना जरूरी है इसमें। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए शायद ये चीजें पॉसिबल हो भी पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी और वो शायद उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा इन चीजों से। दूसरी तरफ बात करेंगे
इंफ्रास्ट्रक्चर की या सुरक्षा बलों की या बात करें वीवीपैट मशीनों की या ईवीएम मशीनों की, तो आपको लगता है कि इतनी सुरक्षा दस्ते हमारे पास? देखो वो तो मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अन्य क्षेत्रीय दलों को कैसे कन्विंस करोगे, ये जरूरी बात होती है। वो तो मैनेजमेंट हो जाती है कि हिंदुस्तान में इतनी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं जो चुनाव करा लेंगे, लेकिन ये भी चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि किस तरह से, किस मैनेजमेंट से चुनाव कराएंगे ना। अब इसमें यह भी देखना है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में कराने के, नगर निगम के सरपंची के भी साथ में कराने हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ, एक स्टेट में एक साथ चुनाव। पर आप ये देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई उपचुनाव आता है, मान लो, देखो जन्म मरण भगवान के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेटों पर जब लोकसभा में कोई उपचुनाव आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या उस स्थिति में जो स्टेट है, जो बाकी टाइम बच गया है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन होगा? क्या उस स्थिति में कि जैसे मान लो विधानसभा के एग्जांपल मान लो कि हरियाणा की 90 सीटें हैं, कोई बीच में ऐसी हरकत होती है या कोई बीच में कोई इलेक्शन, देखो बीच में कोई होगा नहीं, यही होता है कि उपचुनाव का मतलब कि अगर कैंडिडेट बीच में ना रहे हमारे, तो होता है उस कंडीशन के अंदर अगर इसको रिंगो रन करना है तो क्या 90 को इंक्लूड किया जाएगा कि जो उसके 2 दिन जाने के बाद सीटें उसका? इस बिल को अगर लागू किया जाता है तो क्या क्या चैलेंज जो है वो आ सकते हैं? देखिए, लागू करना वो अलग सिस्टम है। अगर लोकसभा में ये बिल आएगा तो ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। अब ये देखना है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है तो वो पारित हो जाएगा। अब ये देखना होता है कि जो इस पर डिस्कशन होगी उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्षी पार्टी, क्या तर्क रखेंगी, क्योंकि वो भी देखना जरूरी होता है। लेकिन आज की डेट में जहां तक हमारा एनालाइज है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण बिल है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो सामने आ सकती हैं चुनाव आयोग के लिए भी। हाँ, और सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को, जितनी पॉलिटिकल पार्टी होगा, पूरा विश्वास में लेकर, देखिए अगर हम एनालाइज करते हैं अपने तरीके से, हमें ये करते हैं कि सभी को विश्वास में लेकर फिर ये बिल को लोकसभा के अंदर लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में अभी एक नई चीजें कुछ ऐसी हुई हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीते हैं, वहां पे उपचुनाव हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? क्या इंदिरा की जो छवि लोग देख रहे हैं उसमें, तो क्या वो चीजें पॉसिबल हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सभी हम पर्सनैलिटी वर्शिप लोग हैं जी, फॉरेन में पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है। देखो वही बात है कि कुछ लोग ये समझेंगे कि इंदिरा गांधी का दूसरा रूप आ गया, वो इसलिए समझेंगे क्योंकि फेस उनका उस तरीके का है, जेस्चर्स, लेकिन उनकी कार्यशैली कैसी होगी ये विषय के अंदर डिपेंड करता है कि लोकसभा में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है जी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है ना कि अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य बीच में आता है, उससे ये होता है, मैं बताता हूं कि लोगों को उनसे ना अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। लेकिन प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, जो लोगों ने फ्रेमवर्क, अगर हम वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के जैसी है, तो उसको उस तरह साबित करने के लिए प्रियंका गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, वहां तक पहुंचने के लिए चीजें उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाँ, साबित करना पड़ेगा उनको। हाँ, दूसरी ओर बात करूंगा मैं इंडिया गठबंधन की। हाँ जी, इंडिया गठबंधन में पिछले दिनों ममता बनर्जी का बयान आया कि वो उसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है, अगर मौका मिला तो वो उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस पर संजय राउत, लालू प्रसाद यादव और कुछ और जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, उन्होंने सहमति दर्शाई उस पर। तो मुझे एक चीज जाननी है डॉक्टर साहब, भी आपको क्या लगता है कि इस समय जो है कांग्रेस पार्टी जो है या गांधी परिवार जो है या राहुल गांधी की बात करें, इनकी पकड़ जो है इंडिया गठबंधन पर कम हो गई है क्या, जो ये ममता बनर्जी जो है वो प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं? देखिए इस वक्त इससे कोई भी इंसान, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात से साइड पर नहीं हट सकती कि कांग्रेस अपनी अब वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जब सारी जगह पर इंसान पीछे गिरता रहे
ग्राफिकल तौर पे नीचे जाता रहे, तो ये चीजें स्वाभाविक होती हैं। और इंडिया गठबंधन में तो यहाँ पर 2 पार्टियों के गठबंधन में क्लेश पड़ जाता है। ये तो इतनी पार्टियों का जमावड़ा था, तो वहां पर तो क्लेश पड़ना जरूरी था। नहीं, अगर पार्टियों के जमावड़े की बात करें तो एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि एनडीए की पार्टियां थी ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट निश्चित था। यहां पर सभी महत्वाकांक्षी लोग जब सभी इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर एक दूसरे को देखते हैं वो कि कैपेबिलिटी इंसान की, तो कैपेबिलिटी तो गड़बड़ाएगी, क्योंकि हरियाणा में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, इतनी सीटों में चले गए। नेचुरली जो स्वाभाविक लोग होंगे वो कहेंगे अगर आप नहीं आ सकते तो हमें मौका दीजिए। अब स्थिति ये आ चुकी है। अब शरद पवार जी को देख लीजिए, क्या स्थिति होगी है, उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति होगी है। ये स्थितियां ये गठबंधन के लिए हॉरिबल है। जब इस तरीके से हरकतें होती है ना, तो इंडिया गठबंधन पर जो हो रहा है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो हो रहा है इसको देखकर दर्शकों को अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं। तो इसके कारण ये इनकी मीटिंग हुई थी, आई थिंक जैसे आपने बताया, मैंने भी पढ़ा था कि मीटिंग हुई थी, उसके अंदर नेतृत्व को लेकर चेंजिंग हुई है कि अब इनको साइड पर करके दूसरे को नेतृत्व दिया जाए जिसके साथ सभी लग सके। अब उसके साथ भी कितने लगेंगे, कितने देर लगेंगे, विषय के अंदर डिपेंड है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनको अगर सर्वाइव करना इंडिया गठबंधन को, तो इनको एक लीडर देना पड़ेगा, एक मजबूत। ये नहीं है कि 3-3 महीने के लिए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। इनको एक लीडर देना पड़ेगा, तभी कुछ होगा इनका, नहीं तो फिर क्रेश पड़ जाएगा। एक मजबूत प्रधानमंत्री पद का दावेदार इनके पास होना बहुत जरूरी है। दावेदार हो, और जो नरेंद्र मोदी का अगर कोई कंपैरिजन करे उस पर फिट बैठता हो। अब आप देखिए, नेतृत्व की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अब देखिए, अब राहुल जी को देखो, क्या राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी का कंपेयर करें तो कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता जी। उस तरीके का उनको लीडर देना चाहिए कि अगर कोई जनरल वोटर है, अगर कंपेयर करे तो उसे लगे कि इन दोनों में ये फर्क है, पैरेलल होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर एक क्लेश पड़ रहा है, और ये क्लेश तो स्वाभाविक है। अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये अभी हुआ है 2-3 चुनावों के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अगर गठबंधन में है अपना धरातल देखती है। पॉलिटिकल पार्टी देखती है मेरे क्या फायदा हुआ, जब उसको लगेगा नुकसान हो रहा है ये गठबंधन टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर 2-3 लोग भी इधर से उधर हो गए, गठबंधन टूट गया। ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन इनको ये है कि प्रियंका गांधी है, ये शायद कि अब राहुल की जगह प्रियंका को आगे करते, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि सभी को इकट्ठा करना फिर एक बहुमत से एक लीडर इलेक्ट करना मुश्किल बात है जी। सो दोस्तों, अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो बिल भले ही लोकसभा में पास हो जाए, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना कितना सही होगा, कितना समय लगेगा, कितनी पावर लगेगी, कितना पैसा लगेगा, या इसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं या सभी राजनीतिक दल हैं वो एकमत हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप ये सब जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र जी।